नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज देहरादून से बड़ी अपडेट के साथ, जहां देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज 10 और इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतार दी गई हैं। स्मार्ट सिटी के इलेक्ट्रिक बस बेड़े में अब टोटल 30 बसें शामिल हो गई हैं। शहरी विकास मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन बसों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बसों से जहां लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, तो वहीं पर्यावरण प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का भी बैलेंस बनाते हुए सरकार काम कर रही है। देखिए, 10 और इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और इसी के उद्देश्य के साथ इसे हरी झंडी दिखाई गई है। प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। इलेक्ट्रिक ये बसें हैं, जहां अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बेड़े में 30 इलेक्ट्रिक बसें हैं जो प्रदेश में रफ्तार भर रही हैं। 10 और आज इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतारी गई हैं और इसका खुद रवाना किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को आवागमन में आसानी होगी, साथ ही साथ लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी, तो बेहतर पर्यावरण होगा, तो बेहतर भविष्य अपने आप बनता चला जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से फ्लैग ऑफ कर इन बसों को रवाना किया गया है। आज 10 बसें इनॉग्रेट हुई हैं और टोटल 30 बसेस थी हमारी, सारी की सारी आ गई हैं और ऑन रूट हो गई, एन रूट हो गई हैं। और ये जो बसें हैं ये कुछ जीएमएस रोड पे और बाकी जो रूट्स हमारे छूट गए थे उन पे भी चलेंगी। और हम यही चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इन बसों को यूज़ करें और जो सुविधा हमने चालू की है उसको यूटिलाइज़ करें। दिल्ली में लोगों ने वहाँ काम करने वाले और कारनामे करने वाले दो प्रकार के लोगों के बीच चुनाव था। काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और कारनामे दिल्ली में लोग देख रहे हैं। इसलिए एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। दिल्ली में देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि आगामी 10 दिसंबर तक जिलों की नई कार्यकारिणी कार्य समिति के अलावा प्रदेश के सभी मोर्चों की टीमों का भी गठन हो जाएगा। बता दें कि 5 और 6 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय टीम की बैठक के बाद आगामी 10 दिसंबर तक इन तमाम बातों से पर्दा उठ जाएगा। बीजेपी की जनपद स्तरीय कार्य समिति और प्रदेश के सभी मोर्चों पर किसको जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये तय किया जाएगा। ने शुरू में ही कहा कि 10 तारीख तक, क्योंकि 5-6 को हमारी दिल्ली में राष्ट्रीय टीम की बैठक है और 8, 9, 10 3 दिनों में हम अपने जिले की पूरी कार्य समिति और हमारे प्रदेश के मोर्चों की पूरी टीम ये हम गठित कर देंगे। उसके बाद हमारे मंडलों की जो अध्यक्ष है उन्हें बनाने का आगे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने शुरू में ही कहा कि 10 तारीख तक। चलो, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, 10 दिसंबर तक जिलों की नए कार्यकारिणी के चलते नाम तय करने हैं, चर्चा होनी है, जिम्मेदारियां बांटनी है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में फेरबदल करते हुए पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हटाते हुए महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद दीपावली के बाद नए जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। अब नई कार्यकारिणियां बननी हैं जो जिलों के अधीन काम करेंगी और प्रदेश की भी नई टीम बननी है। जैसे उपाध्यक्ष महामंत्री आज में भी पार्टी निर्णय लेगी। हालांकि 2 महामंत्री पूर्व में, जिसमें आदित्य राम कोठारी और खिलेंद्र चौधरी, इन दोनों के नाम का ऐलान कर दिया गया था। पार्टी संगठन में अनुभव के आधार पर और ऐसे लोग जिन्होंने चुनाव में अच्छा काम किया बीते विधानसभा चुनाव में और उनके आने वाले चुनाव में क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो, इन सब को देखते हुए एक नई सूची तैयार हो रही है जिसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ साथ सरकार में दायित्वधारी, यानी जिसको हम दर्जाधारी मंत्री भी कहते हैं, उसको भी नियत करने जा रही है। और इस प्रकरण की भी जो समस्त तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बहुत जल्द ही दायित्वधारियों को भी नए साल पर तोहफा मिल सकता है, दायित्व का, राज्य मंत्री बनने का, घोड़ा गाड़ी बंगले का। तो इस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है, संगठन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगामी वर्ष निकाय चुनाव का और उसके बाद लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां पार्टी को करनी है।
प्रचंड बहुमत की सरकार है, लिहाजा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के ये सभी तरीके शुरू हो गए। बिल्कुल, देखिए संगठन की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ऐसे में कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी क्या सुदीप इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भी योजना तैयार करनी है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और संगठन से बड़ा मुख्यमंत्री भी नहीं है, जैसा कि पार्टी कहती है। बाकी मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संगठन में उन लोगों को मौका मिलेगा जिन्होंने अच्छा काम किया, जो पार्टी लाइन पर चले और जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जाकर अच्छा काम किया है और पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने, राज्य व केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है और समय समय पर खासा एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलने जा रही है। बिल्कुल, ठीक है, चलिए सुदीप बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। अल्मोड़ा से अब खबर, जहां अल्मोड़ा के ग्रामीणों को 2015 से पशु क्षति का मुआवजा नहीं मिला था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद अब यह मुआवजा मिलेगा। सिविल स्वयं वन प्रभाग के अधीन करीब 225 लोगों को जल्द ही यह मुआवजा मिलेगा, जिसके लिए वन विभाग ने 50 लाख से अधिक की धनराशि जारी की है। बता दें, अल्मोड़ा के सिविल स्वयं वन प्रयोग के डीएफओ ध्रुव सिंह मटोलिया ने बताया है कि जिले के ग्रामीणों को साल 2015 से पशु क्षति का मुआवजा लंबित था, जिसके लिए वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जांच के बाद लगभग 221 मामले सही पाए गए हैं, जिसके लिए विभाग ने करीब 55 लाख की धनराशि जारी कर दी है। जल्द ही 221 लोगों को मुआवजे के चेक सौंपे जाएंगे। 2015-16 से अभी तक विभिन्न गांव के काश्तकारों की पशु क्षति हुई है और समस्त पेपर्स प्रभाग में जमा है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जिसमें हमारे वन संरक्षक महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसमें एसडीएम्स और पशु चिकित्सक भी उस कमेटी के सदस्य थे। उसकी मीटिंग कुछ वर्षों से किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। मैंने उस मीटिंग को अरेंज कराया और मीटिंग के उपरांत टोटल मेरे पास 221 केस सही पाए गए हैं 2015-16 से अभी तक। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरीश भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या जानकारी? देखिए 221 लोगों को मुआवजा देना है, धनराशि जारी कर दी गई है, क्या इसको लेकर निर्देश है? जी निश्चित तौर पर लंबे समय से पशुओं की हानि हो रही थी, जंगली जानवरों के साथ जो लोगों का नुकसान हो रहा था, उसको लेकर लोगों का मुआवजा नहीं हो रहा था। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी इसको लेके था, लेकिन वर्तमान में अब जो है इसके लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में आ गया है। कम से कम 221 लोगों को मुआवजा जो है अब कभी लंबे समय के बाद मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था, जो मामले सही पाए गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से अब खबर, जहां वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट बने हैं राज्य सूचना आयुक्त। प्रदेश सरकार ने योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त बनाया है। सीएम की अध्यक्षता में बनी चयन समिति में यह फैसला लिया गया है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है। योगेश भट्ट उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे थे और इसी के चलते उनको ये अहम भूमिका दी गई है। योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। बाकायदा सीएम की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन हुआ था। चयन समिति ने वे फैसला लिया और इसी के आधार पर, उस फैसले के आधार पर योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त राज्य के लिए बनाया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप बने हुए हमारे साथ। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए योगेश भट्ट जो है राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, किस तरीके से आगे वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे? सुदीप, मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आप बताएं। देखिए वरिष्ठ पत्रकार भी हैं योगेश भट्ट, जिन्हें राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए योगेश भट्ट उत्तराखंड राज्य में एक बड़ा नाम है पत्रकारिता में और उनको एक बड़ा अनुभव है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से जब अलग होकर बना और समय समय पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी खबरें प्रमुखता से देखी और पढ़ी गई। वो राज्य आंदोलन से भी जुड़े
आंदोलनकारी हैं और राज्य सरकार के बीच बैठक हुई थी जिसमें राज्य सूचना आयुक्त में कई पत्रकारों का नाम था। अंत में मुख्यमंत्री धामी व नेता विपक्ष की सहमति के आधार पर इनके नाम पर मुहर लग गई है, ऐसा हमारे सूत्रों ने खुलासा किया है। इस कमेटी में जो राज्य के परिवहन व समाज कल्याण मंत्री हैं चंदन रामदास, वो भी इस बैठक में शामिल थे। राज्य सूचना आयुक्त की जब नियुक्ति होती है तो उस कमेटी में लीडर अपोजिशन भी होते हैं, तो लीडर अपोजिशन के रूप में यशपाल आर भी इस बैठक में मौजूद थे। तो पत्रकारों के बीच का ही एक व्यक्ति राज्य सूचना आयुक्त बना है, तो इसको लेकर पत्रकारों में भी एक खुशी का माहौल है और सोशल मीडिया पर लोग योगेश भट्ट को बधाई भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल उनके अनुभव के आधार पर ही उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका। तो देखिए, देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। प्रदेश सरकार ने योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त बनाया है उनके अनुभव को खास तौर से देखते हुए। देखिए, योगेश भट्ट उत्तराखंड में के राज्य आंदोलन में भी काफी लंबे समय तक वो सक्रिय रहे और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मसूरी से अब खबर, जहां देहरादून मार्ग पर जिला प्रशासन द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाया। बता दें, जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लगने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून से मसूरी रोड पे एक माह पहले चिन्हीकरण का कार्य किया था, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, एमडीडी है, फॉरेस्ट है, राजस्व विभाग है, पीडब्ल्यूडी था। उन चिन्हित करने के बाद उनको बता दिया था कि आप हटा लें जो इंक्रोचमेंट है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे वो कल हमने हटाए थे। आज भी ये ड्राइव जारी है, ये हटेंगे क्योंकि लोगों ने बड़े अवैध रूप से बड़े असुरक्षित स्ट्रक्चर बनाए हैं। हमने एडीएम सर से वार्ता की और उन्होंने अपने अधिकारियों से इस बारे में संज्ञान लेने की कोशिश की, तो अधिकारियों के पास कोई जवाब ही नहीं था क्योंकि उनके सारे कागज सही थे, बावजूद उसके उनका तोड़ दिया गया। कई परिवार ऐसे हैं जिनको नोटिस सर्व नहीं किया गया, उसके बावजूद भी अतिक्रमण की कार्यवाही कर दी गई है। अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है, उसमें जो सड़क को जाम किया गया था उसको समय रहते हुए हटवा दिया गया है। बाकी प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी हुई है, एमडीडी की लगी हुई है और पुलिस अपनी सकारात्मक भूमिका में है। जो कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ तो कोई नोटिस टंगा हुआ था और ना मेरे को कोई सूचना मिली। फिर मैंने एक दो जगह पता किया, वकीलों के द्वारा पता किया, क्योंकि मेरे को इतनी जानकारी है नहीं। मैंने पता किया, मैंने कहा मेरा कोई नोटिस नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सील है, वो ऑलरेडी सरकार के पास है, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। देहरादून से मसूरी रोड। तो देखिए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसके चलते ग्रामीण नाराज हो गए और नाराज होने के बाद इस कदर बैठकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। और देखिए, इस पूरे प्रदर्शन में नारेबाजी में महिलाएं भी शामिल रहीं, पुरुष भी शामिल रहे, युवा भी शामिल रहे। तो सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी हुई है मसूरी में, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई सरकार की तरफ से और इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और आक्रोश के चलते वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए सड़कों पर वो बैठे हैं, उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण के खिलाफ और इसी सिलसिले में मसूरी में भी अतिक्रमण के खिलाफ जब कार्रवाई की गई तो ग्रामीण जो थे वो नाराज हो गए और नाराज होते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। रुड़की से अब खबर, जहां रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की बेरहमी से पिटाई का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडों से लैस कई लोग एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज रुड़की के निजी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार से अब खबर, जहां मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने और बुलेट से कानफोड़ू आवाज करने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। अगले 15 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसमें कई मोटरसाइकिलें सीज करने के साथ ही चालान काटे जाएंगे। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को लगातार शहर और देहात में मॉडिफाइड साइलेंसर और बुलेटों से तेज आवाज करने वालों की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने यह अभियान शुरू कर दिया है।
रुड़की में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री का बेटा दुल्हन लेकर पहुंचा। डीएवी कॉलेज ग्राउंड में दूल्हा दुल्हन का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। बता दें, दूल्हे के दादा का सपना था कि उनका पौत्र हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर आए। दादा का सपना पूरा हुआ, जहां परिवार वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। दादाजी फोटो भैया आप भी आ जाओगे। आइए आप भी भैया, थोड़ा तो पीछे स्पेस, थोड़ा तो पीछे बैठो। अरे भाई साहब बीच में मत भैया, आराम से आराम से आराम से उतरते हुए दिखाओ। भैया थोड़ा पीछे पीछे को हो जाओ प्लीज। हल्के हल्के पीछे, आराम से आराम से आराम से आराम से थोड़ा भैया। हल्द्वानी में स्कूली छात्र को चाकू मारने की घटना का एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने खुलासा करते हुए बताया कि पहले दोनों गुटों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक छात्र पर चाकू से हमला किया, जिसमें 3 नाबालिगों को चिन्हित किया गया है। तीनों नाबालिग लालकुआ के हल्दू चौड़ और बिंदु खत्ता के रहने वाले हैं। तीनों को कल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें, स्कूल प्रशासन ने भी लड़ाई और मारपीट करने वालों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने 20 अज्ञात छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।